द जनरलिटी ऑफ प्रीसीडिंग प्रोविजन। मैं ग्रुप में भी ये सेंड कर रही हूँ, बट तुम लोगों को लिखना है, अभी लिखोगे, ऐसा नहीं है कि सेंड कर दिया। प्रीसीडिंग प्रोविजन। हाँ, अभी इसको देख के लिखना है तो भले ही लिख लो, चलेगा। हाँ, विदाउट प्रीजुडाइस एक सेंड किया हुआ है, लिख लिया विदाउट प्रीजुडाइस। हाँ, जो नहीं लिखा है, जो वर्ड्स की अपने को स्पेलिंग नहीं आई है वो देख के लिख सकता है। विदाउट प्रीजुडाइस इसमें क्या बोला हुआ है, अगर लिखा होता है कि विदाउट प्रीजुडाइस दैट प्रोविजन, आई लिखना आ गया। आई की मतलब है दैट इज विदाउट अफेक्टिंग द जनरल मीनिंग ऑफ। हाँ, कंटिन्यू कहाँ पे है? प्रोविजन आई ई, उसके बाद विदाउट अफेक्टिंग द जनरल मीनिंग ऑफ, मीनिंग द जनरल मीनिंग ऑफ। अब अगर विदाउट प्रीजुडाइस लिखा है, अगर लिखा हुआ है एक लाइन विदाउट प्रीजुडाइस टू अबव प्रोविजन, मतलब ऊपर वाले प्रोविजन की जो भी मीनिंग है हम उसको कट डाउन नहीं कर रहे, उसको हम अफेक्ट नहीं कर रहे, उसके बाद ये जो प्रोविजन आता है, ये जो नेक्स्ट लाइन आती है वो नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू, it gives the overriding effect to other provision. Overriding, OVERRIDDING, overriding effect to other provision. This full stop, this means that the other provision shall prevail over the provision contained, over the provision containing this term. ओके, अब एक बार विदाउट प्रीजुडाइस और सब्जेक्ट टू अपन ने मीनिंग देखी हुई है, एक बार वापस देख लेते हैं। अगर मान लो ए प्रोविजन दिया हुआ है, दो बी प्रोविजन दिया हुआ है, दो लाइंस दी हुई हैं, दो लॉज में अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। अब अगर लिखा हुआ है बी पॉइंट के साथ विदाउट प्रीजुडाइस टू प्रोविजन ए, इसका मतलब क्या है कि जो ए प्रोविजन में लिखा हुआ है उसको हम अफेक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ साथ हमारा बी प्रोविजन चलेगा विदाउट अफेक्टिंग द अबव प्रोविजन। विदाउट प्रीजुडाइस का मतलब है ऊपर वाले प्रोविजन को हम इफेक्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाला तो जैसे वर्क कर रहा है एज इट इज वर्क करेगा। अब नेक्स्ट है, अगर इसी बी प्रोविजन के साथ लिखा हुआ है विदाउट प्रीजुडाइस की जगह पे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ए का मतलब क्या है, अब प्रोविजन ए का अपर हैंड है। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब सुपीरियर इफेक्ट। प्रोविजन ए का सुपीरियर इफेक्ट है, प्रोविजन बी का इंफीरियर इफेक्ट है। सबसे पहले आप ए प्रोविजन फॉलो करोगे, फिर ही आप बी प्रोविजन फॉलो करोगे। आपको मीनिंग समझ आया दोनों के? अगर विदाउट प्रीजुडाइस का मतलब है दो प्रोविजन दिए हैं ए और बी के साथ लिखा है विदाउट प्रीजुडाइस टू प्रोविजन ए, मतलब हम प्रोविजन ए को अफेक्ट नहीं करेंगे, उसका जैसा काम चल रहा है वो तो वैसा चलेगा ही। फिर बी में जो भी पॉइंट और सही आगे लग रहे हैं वो हम फॉलो करेंगे। अगर बी में कोई भी ऐसे पॉइंट है जो ए में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं तो हम मानेंगे किसको? देखो विदाउट अफेक्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, मान लो ये देखो विदाउट प्रीजुडाइस, अगर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है तो हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी ए को दी जाएगी और उसके बाद हम बी को फॉलो करेंगे।
और उसके बाद अगर ए और बी दोनों में ना इनकंसिस्टेंट चीजें हैं तो हम फॉलो पहले ए को ही प्रायोरिटी देंगे, इसका मतलब होता है विदाउट प्रेजुडिस। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन है। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है, मतलब हम ए को ही फॉलो करेंगे, अगर उसके हिसाब से ठीक लग रहा है तो हम आगे जाके चीजें फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखना नॉट विद स्टैंडिंग, फर्स्ट वाला। नॉट विद स्टैंडिंग ये होता है नॉन ऑस्टेंटेट क्लॉज। नॉन ऑस्टेंटेट, ऑब्स्टेंट, एक मिनट, ओ बी, नॉन ऑब्स्टेंटेट क्लॉज, a provision containing such word has overriding effect on other provision, has overriding effect on other provision। सबसे पहले नॉट विद स्टैंडिंग, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना नॉन ऑस्टेंटेट ऑब्स्टेंटेट क्लॉज, उसके बाद अ प्रोविजन कंटेनिंग दिस हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है नॉट विद स्टैंडिंग? नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है जिस भी प्रोविजन के साथ नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड जुड़ा हुआ है वही प्रोविजन फॉलो करेगा, इसी का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, इसी का सुपीरियर इफेक्ट होगा। मान लो प्रोविजन ए दिया हुआ है, प्रोविजन बी दिया हुआ है, बी में क्या लिखा हुआ है? नॉट विद स्टैंडिंग पॉइंट ए द पर्सन विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन। मतलब पॉइंट ए में कुछ भी लिखा हो हमें नहीं देखना, हमेशा यही प्रिवेल करेगा। नॉट विद स्टैंडिंग जिसके साथ भी जुड़ा होता है वही प्रिवेल करता है, उसी का खुद का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। अब अगर यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग नहीं लिखा होता, यहाँ पे सब्जेक्ट टू लिखा होता, सब्जेक्ट टू पॉइंट ए। अब सब्जेक्ट टू का यहाँ पे मतलब क्या होता कि पॉइंट ए प्रिवेल करेगा, पॉइंट बी प्रिवेल नहीं करेगा। सब्जेक्ट टू का मतलब है पहले हम पॉइंट ए को प्रायोरिटी देंगे, और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है जिस पॉइंट के साथ नॉट विद स्टैंडिंग लगा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो दोनों चीजें में नॉट विद स्टैंडिंग में ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका होता है? इसी क्लॉज का जिसके साथ नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड जुड़ा होता है। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब सुपीरियर इफेक्ट। और सब्जेक्ट टू में सुपीरियर इफेक्ट किसके साथ होता है? जो पॉइंट लिखा होता है ना सब्जेक्ट टू, जिस पॉइंट की बात कर रहे हो उसका सुपीरियर इफेक्ट होता है। दोनों में अपोजिट है, समझ आया? पहले वाले केस में अगर नॉट विद स्टैंडिंग है तो अपना ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, बी के साथ नॉट विद स्टैंडिंग है तो बी हमेशा फॉलो करेगा, बी हमेशा सुपीरियर होगा, ओवरराइड होगा। अगर सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू पॉइंट ए बी वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, तो जिसके जो सब्जेक्ट टू के बाद आता है ना, जिस प्रोविजन की बात हो रही है सब्जेक्ट टू पॉइंट ए, तो वहां पे पॉइंट ए सुपीरियर होगा, पॉइंट ए के पास ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये वाला पॉइंट। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अब भी थोड़ा बहुत समझ आया तो ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम जब इंटरप्रेट करेंगे ना और आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। एक और चीज थी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ, मीनिंग चेक की थी। ओके, मीनिंग क्या है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ की? हाँ, करेक्ट। कोई एग्जाम्पल है? देखो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है? फैक्ट मतलब सच्चाई या तथ्य हम बोल सकते हैं, एक्चुअली में क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ रियल लाइफ में, दैट वुड बी फैक्ट। अब मान लो जज को कभी भी जजमेंट देना है तो जजमेंट ये सोच के देना, मतलब बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे कि हमारा बेनामी ट्रांजैक्शन है। अब बेनामी ट्रांजैक्शन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट को जज कैसे इंटरप्रेट करेगा, कैसे उस पॉइंट को उस केस पे अप्लाई करेगा, वो होता है अपना क्वेश्चन ऑफ लॉ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप दो पार्टीज है ए और बी,
ए बी और सी मान लो 3 पार्टीज है, यहाँ पे ए बी और सी तीनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था एंड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा पार्ट था कि कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्ट पूरा का पूरा लीगल पार्ट, एक पार्ट पूरा लीगल था, उसके साथ साथ एक पार्ट इलीगल था। अब पहला क्वेश्चन कि इन तीनों पार्टीज में तीनों में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ या नहीं हुआ। सी बोल रहा है कि मैंने ओके, सी सेइंग कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही नहीं किया। तो ये पॉइंट कौन सा है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि तीनों पार्टी में से कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे लॉ की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही, एक्चुअली में जो हुआ है या नहीं हुआ आप उस पर बात कर रहे हो, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर हो गए, अब कोर्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाने के लिए गए तो कोर्ट के पास पहले 2 क्वेश्चन आए कि ये पार्टी सी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई या नहीं हुई। 2 पार्टी बोल रही है कि हाँ सी एंटर हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में। ये जब कोर्ट डिसाइड करेगा तो ये माना जाएगा कोर्ट फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइड कर रहा है। अब अगर ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो टर्म्स और कंडीशन लिखी है एक लीगल है दूसरी इलीगल है और कोर्ट सेपरेट नहीं कर पा रहा, मान लो कि एक लीगल टर्म्स और कंडीशन को दूसरी इलीगल टर्म्स और कंडीशन से, फिर कोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको इंटरप्रेट करने में, समझने में कि ये पॉइंट लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं इन्फोर्सेबल है। तो इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ। दोनों में डिफरेंस समझ आया? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है, ये चीज एक्चुअली में हुई है या नहीं हुई वो डिसाइड करना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो भी चीजें हो चुकी है उस पे हम लॉ लगाएंगे और लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, वो होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब ये डिसाइड करना कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा लीगली इन्फोर्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो आता है अपना क्वेश्चन ऑफ लॉ में। एक बेसिक मीनिंग क्लियर है? फैक्ट मतलब सर्कमस्टांसेस, इंटर आप कॉन्ट्रैक्ट में हुए या नहीं हुए, एक्चुअली में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, और उसी पे जब लॉ को लगा के कोर्ट डिसीजन सुनाता है, लॉ इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रिटेशन जहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे लॉ का एप्लीकेशन यूज होता है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसमें होमवर्क दिया था ना कुछ तो और लिखने के लिए, क्या था क्वेश्चन? ओके, हम लास्ट यहाँ पे थे स्पेशल कोर्ट पर, द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्पेशल कोर्ट क्या डिसाइड हुआ था कि हर एक स्टेट में ना बहुत सारे सेशन कोर्ट होते हैं। सेशन कोर्ट क्या होते हैं? क्रिमिनल कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिमिनल कोर्ट होते हैं उनको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर डिसाइड करेगा कि कौन सा सेशन कोर्ट इस एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल कोर्ट हैं, उनमें से कौन कौन से कोर्ट को हमें सिर्फ और सिर्फ बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए डेडिकेट करना है। और वो कोर्ट बेनामी ट्रांजैक्शन हैंडल करते टाइम वो दूसरा जिस पर्सन के खिलाफ बेनामी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो पर्सन केस में इन्वॉल्व है, अगर उन्होंने कोई ऑफेंस दूसरे भी किए क्रिमिनल एक्ट में, तो वो कोर्ट के पास पावर होती है कि दूसरे ऑफेंस ट्राई करने की भी पावर होती है। शैल बी यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन। Okay, while trying the offence, the special court shall also try the offence other than the offence referred with which the accused has been under the CRPC be charged। मतलब सेम अक्यूज के खिलाफ कोई और क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है तो वो सेम सेशन कोर्ट उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला देगा। अब यहाँ पे था द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब कंसीडर करना, कि स्पेशल कोर्ट कोई भी केस को अपने हाथ में नहीं लेगा, लेकिन कब लेगा उसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन है। द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट। एक्सेप्ट का मतलब कि जनरली स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन अगर इन लोगों ने कंप्लेंट दी है तो दीज आर एक्सेप्शन, तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा, तो कोर्ट वो केस अपने हाथ में कंसीडर कर लेगा। अब कौन कौन कंप्लेंट देगा? या तो अथॉरिटी की बात हो रही है तो कौन सी अथॉरिटी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है स्पेशल कोर्ट में तो स्पेशल कोर्ट केस ले लेगा, अदरवाइज केस नहीं लेगा। नेक्स्ट
any officer of the central government, state government authorized in writing by that government by general or special order made in this behalf. कोई भी ऑफिसर या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है और उसको अथॉरिटी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि आप स्पेशल कोर्ट में केस फाइल कर दो, तब स्पेशल कोर्ट केस अपने हाथ में ले लेगा. Every trial under the section shall be conducted as expeditiously as possible. Expeditiously का मतलब है as fast, जल्दी से जल्दी ट्राई करना है स्पेशल कोर्ट को कि सारा का सारा केस का अपना ट्रायल फिनिश कर दे. एंड इंडेवर, इंडेवर का मतलब एफर्ट्स कि स्पेशल कोर्ट को ट्राई करने हैं. एंड इंडेवर शैल बी मेड बाय द स्पेशल कोर्ट टू कंडक्ट द ट्रायल विद इन 6 months. तो ये बताया गया कि स्पेशल कोर्ट को जितनी जल्दी से जल्दी आप प्रोसीडिंग कंप्लीट कर सकते हो उतनी जल्दी से जल्दी उतनी एक्सपीडिशियसली प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है और सारे एफर्ट्स या इंडेवर्स लगाने हैं कि प्रोसीडिंग 6 महीने में तो कंप्लीट हो ही जाए. बाई चांस अगर 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो पा रही तो वो टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उनको रीजन देना पड़ेगा कि हमारी प्रोसीडिंग 6 महीने में कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई. तो स्पेशल कोर्ट के क्या क्या पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट देखो. अभी हमने ना इसमें कुछ वर्ड्स नए देखे. एक तो था अपना कॉग्निजेंस. कॉग्निजेंस का मतलब कंसीडर करना. तो स्पेशल कोर्ट कोई भी केस को कंसीडर नहीं करेगा एक्सेप्ट, मतलब इन सर्कमस्टांसेस के अलावा केसेस कंसीडर नहीं होंगे एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट बाय अथॉरिटी या फिर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट आता है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन. ऑफेंसेस मतलब क्या होता है? ऑफेंसेस, आप कोई भी लॉ रूल्स और रेगुलेशन का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, वोलेट कर रहे हो, तो आप अपराध कर रहे हो. अपराध को इंग्लिश में अपने ऑफेंसेस बोलते हैं. ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है ट्रायल. जब कोर्ट में आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, कोर्ट में पूरा का पूरा ट्रायल शुरू होता है और कंडक्ट होने से लेके उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन. Okay, where any person enter into Benami transaction in order to defeat the provision of the law or to avoid the payment of statutory due or to avoid the payment to the creditor, the beneficial owner, Benamidar and any other person. तो यहाँ पे बोला गया है अगर कोई भी पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है, किस पर्पज से एंटर हो रहा है? पहला, टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ. कोई भी लॉ को डिफीट करने के लिए, मतलब इलीगली कोई भी पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है, लॉ ने जो चीज मना की है उसके बावजूद वो पर्सन वैसा बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहा है. दूसरा, या तो उसको स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड ड्यूज, अगर उस पर्सन को गवर्नमेंट को कोई भी पैसा देना था, कोई भी उस पर फी, फाइन या पेनल्टी था. सपोज गवर्नमेंट ने उस पर ऑर्डर डाला था कि आपको 10,000 रुपए पे करने हैं, अगर आप 10,000 रुपए पे नहीं करोगे तो हम आपकी उतनी प्रॉपर्टी अपने पास जब्त कर लेंगे. तो उसको लगा कि अगर मैं 10,000 पे नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी. तो उसने वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी. मेन यहाँ पे वो क्या करना चाहता था? अवॉइड करना चाहता था स्टैट्यूटरी ड्यू के पेमेंट का. अगर आपने बेनामी ट्रांजेक्शन उस हिसाब से किया है कि आपको गवर्नमेंट के ड्यूज ना देने पड़े, इसीलिए आपने एक टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन के नाम पे कर दी, तो वैसा काम. या फिर आपको मान लो क्रेडिटर को पैसे देने थे, किसी से आपने पैसे उधार लेके रखे थे और अगर आप पैसे पे नहीं कर पाते तो आपकी प्रॉपर्टी उस पर्सन के नाम पे हो जाती और आपने वो ट्रांजैक्शन होने से पहले अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दी. तो जब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं बची, क्रेडिटर कौन सी प्रॉपर्टी लेगा? तो आपके यहाँ पे तीनों इंटेंशन कैसे थे? मैलाफाइड या बैड इंटेंशन थे. पहला क्या था कि आप लॉ के प्रोविजन को डिफीट करना चाहते थे. मान लो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है और उसके आपको ऐसा लग रहा है कि अगर प्रॉपर्टी मेरे हाथ में रहेगी तो टैक्स ज्यादा पे होगा मुझसे, तो आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स नहीं पे करना चाहते, तब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. या फिर आपको गवर्नमेंट के ड्यूज पे करने थे, आप उसको अवॉइड करना चाहते थे, तो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. या फिर आपको क्रेडिटर के पैसे पे करने थे, आप वो अवॉइड करना चाहते थे, तो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. तो यहाँ पे एनी पर्सन हु एंटर इनटू द बेनामी ट्रांजैक्शन, द बेनिफिशियल ओनर, बेनामीदार, एंड एनी अदर पर्सन हु अबेट्स. अबेट्स मतलब हेल्प्स, हेल्प. हु अबेट्स और इंड्यूसेस. इंड्यूसेस का मतलब हेल्प, अबेट का मतलब हेल्प, और इंड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोवोक करना, किसी को उकसाना, इंड्यूस.
लेकिन और एक माना अवेट्स और इंड्यूस। हाँ मतलब हाँ, इसमें अलग अलग दोनों के मतलब है। मतलब अगर आप किसी को बेनामी ट्रांजैक्शन में हेल्प कर रहे हो, आप जाली डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प कर रहे हो, या फिर आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो कि नहीं तू बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर हो, तेरा फायदा हो जाएगा, तो दोनों चीजें अलग अलग है। आप बेनामी ट्रांजैक्शन में हेल्प कर रहे हो तो आप भी पकड़े जाओगे, आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो कि तू बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर हो जा, तो भी आप पकड़े जाओगे। Abates or induce any other person to enter into Benami transaction shall be guilty of offense of Benami transaction। अगर आप बेनामीदार हो, बेनिफिशियल ओनर हो, आपने बेनामी ट्रांजैक्शन में ना तो आप बेनामीदार हो बेनिफिशियल ओनर, फिर भी आपने क्या किया, अबेट किया, मतलब बेनामीदार बेनिफिशियल ओनर की हेल्प की, या फिर आपने इंड्यूस किया बेनामीदार या बेनिफिशियल ओनर को, तो आप सारी की सारी पार्टी बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए गिल्टी हो। Whoever is found guilty of the offense referred above shall be punishable with, ये punishment कहाँ पे आई हुई थी, सेम है या नहीं है, सेम है। बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद जो भी पनिशमेंट है दैट इज सेम। रिगरस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया हुआ है। रिगरस इम्प्रीजनमेंट, नॉर्मल इम्प्रीजनमेंट में आपको सिर्फ टाइम सर्व करना होता है, रिगरस में आपको वहाँ पे मेहनत भी करवाते हैं, कड़ी इम्प्रीजनमेंट जिसको बोलते हैं, आपसे वहाँ पे काम भी करवाया जाता है। अब नेक्स्ट बताया हुआ है एक और चीज के रिलेटेड पेनल्टी है, रिलेट टू पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, दैट एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन। अब फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए अलग पेनल्टी, मान लो गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है, इंक्वायरी हो रही है बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने जाके थर्ड पर्सन से पूछा कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है, मान लो यहाँ पे दो बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है, आपके पड़ोसी से गवर्नमेंट ने पूछा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है या नहीं पता, एंड उसको इन्फॉर्मेशन पता थी, फिर भी उसने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ना तो वो बेनामीदार था, ना बेनिफिशियल ओनर था, ना उसने आपको बेनामी ट्रांजैक्शन में अबेट किया, हेल्प की, ना ही इंड्यूस किया, फिर भी उसकी गलती कहाँ हो गई, सामने वाली अथॉरिटी को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो अगर ऐसा कोई भी बंदा वो काम कर रहा है तो उसको भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच शैल 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड shall be liable for fine which may extend to 10% of fair market value। तो गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो ना तो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, ना ही आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, फिर भी आपको इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। यहाँ पे ये कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल, देखो कंपाउंडेबल का क्या मतलब होता है, फाइन देके आप छूट जाते हो। यहाँ पे वर्ड क्या है, एंड इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ आपको फाइन भी लगेगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट तो आपको सर्व करना ही है, तो नॉन कंपाउंडेबल है ये। The section provide that no prosecution shall be instituted against the person, instituted मतलब started, no prosecution shall be started against any person in respect of offence without the previous sanction of the board। यहाँ पे sanction का मतलब होता है approval, without the previous approval of the board। बोर्ड का मतलब यहाँ पे अथॉरिटी का, अथॉरिटी जैसे कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको हम बोर्ड बोल रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई भी वर्ड्स में डाउट है लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है ऑफेंसेस बाय कंपनी। अगर कोई कंपनी बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रही है तो कंपनी तो कौन सी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो हम कंपनी को जेल लेके जा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं लेके जा सकते। तो उस केस में हम जेल किसको लेके जाएंगे? कंपनी के ओनर्स तो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, हाँ, डायरेक्टर्स या जो भी कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर है जो डे टू डे अफेयर्स मैनेज कर रहा है, उसको जेल होगी उस केस में। Subsection 1 provide that where a person committing the contravention of any provision of the Act, Rules, Direction, Order is a company, every person who at the time of contravention was committed was in charge of and responsible to the company for the conduct of the business as well as company shall deemed to be guilty। deemed मतलब मान लिया जाता है कि आप guilty हो, deemed to be guilty and liable to be proceeded
अब यहाँ पे जो भी पर्सन उस टाइम पे जब ऑफेंस हुआ, कंपनी का डे टू डे इंचार्ज था, उसको हम मान लेंगे गिल्टी है। मतलब कोर्ट शुरू से ही प्री अज्यूम कर लेगा कि वो पर्सन इंचार्ज था, उसको इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए गिल्टी है। अब जब प्रोसीडिंग चलेगी, अब सामने वाले पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला पर्सन अगर प्रूव कर दे कि ट्रांजैक्शन मेरी सहमति से नहीं हुआ, या मेरे को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता थी, या मैंने इनको इतना रोकने की कोशिश की बाकी सारे डायरेक्टर्स को, तो उस पर्सन को कोर्ट छोड़ सकती है नहीं? छोड़ सकती है। तो पहला कोर्ट शुरू से अपना मन, शुरू से प्री असम्पशन क्या होता है? हाँ, पहले से आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है कि जो पर्सन उस टाइम पे डे टू डे अफेयर्स का इंचार्ज था वो गिल्टी होगा। अब उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को डिफेंड करना। अगर वो पर्सन प्रूव कर देता है कि मैं गिल्टी नहीं था, मैंने तो ड्यू डिलिजेंस पूरी केयर एक्सरसाइज की थी, तो उस पर्सन को कोर्ट छोड़ देगी। एंड हियर वी आर डन विद आवर फर्स्ट चैप्टर ECIPL का बेनामी ट्रांजैक्शन। अपना हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ कुछ पॉइंट्स बाकी थे ना, ये वाले पॉइंट्स। क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट, ओके, लेट मी चेक। हाँ, वो एड ऑन्स हैं। ओके, पावर टू टेंडर इम्यूनिटी। आज हमने इम्यूनिटी वाला क्लॉज पढ़ा था, किसमें? CMSL में इम्यूनिटी। सेम यहाँ पे इम्यूनिटी का एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो चुका है। जस्ट रीड दैट, आपको इसकी लैंग्वेज काफी समझ में आएगी, फेमिलियर होगा, क्योंकि हमने इम्यूनिटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वो सेबी के केस में पढ़ा था, इधर बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो अभी जस्ट रीड दिस पॉइंट। हो गए पॉइंट्स ठीक? डिट्टो लैंग्वेज है।
रीड हो चुका है। यहाँ पे टेंडर का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या मतलब है? अरे वो फॉर्म नहीं, देखो हर वर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स अटैच टू द वर्ड्स। यहाँ पे टेंडर का क्या मतलब है? देखो पहले वाले पैराग्राफ में टेंडर वर्ड कहाँ पे आया हुआ है? सेकेंड लाइन में। द इनिशिएटिंग ऑफिसर मे विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ बेनामीदार और एनी अदर पर्सन एज रेफर्ड अंडर रिस्पेक्टिव सेक्शन अदर देन बेनामीदार अदर देन बेनिफिशियल ओनर टेंडर इम्यूनिटी। यहाँ पे टेंडर का मतलब है ग्रांट इम्यूनिटी, कि इनिशिएटिंग ऑफिसर इम्यूनिटी दे सकता है, ही वुड ग्रांट इम्यूनिटी विद द प्रीवियस सैंक्शन। यहाँ पे सैंक्शन का मतलब क्या है? अप्रूवल, विद द प्रीवियस अप्रूवल। कोई और भी वर्ड्स में डाउट है? पूरा रीड हो चुका है। एनी अदर वर्ड, एनी अदर लाइन? कहाँ पे है? हाँ, विलफुली कंसीलिंग। कंसीलिंग का मतलब छुपाना। देखो कंसीलर का काम क्या होता है? एग्जैक्टली, डार्क सर्कल्स छुपाना, अपने स्पॉट्स छुपाना। तो इधर कंसीलिंग का मतलब ही वही है, हाइड करना। पावर टू टेंडर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, कि इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अगर उसको लग रहा है कि सामने वाला बंदा ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर कर रहा है तो। और सेम इम्यूनिटी वाला एज इट इज टू सेबी वाला था, सब ट्रू और फेयर डिस्क्लोजर, एवरीथिंग इज देयर। इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास पावर है इधर। ओके, अगर ये चीज हो चुकी है, अगर ये चीज हो चुकी है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो लास्ट अपना हाई कोर्ट वाला था, अपील रिगार्डिंग दिस, ये पॉइंट्स बाकी थे। अब हाई कोर्ट में ना, ओके, यहाँ पे फोरम्स कौन कौन से होते हैं? कितने फोरम्स हैं टोटल अपील और के लिए? पहले तो अपना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके अगेंस्ट आप अपील कहाँ फाइल करोगे? CMSL ECIPL अलग अलग है, ठीक है, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। ट्रिब्यूनल के ऊपर क्या है? हाई कोर्ट है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ना सेबी, सैट और सुप्रीम कोर्ट है। इधर ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के पास आप कभी भी जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन रिलेटेड पॉइंट लेके जाओगे कि इस लॉ को कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको उस चीज में डाउट है, दोनों पार्टी उस पॉइंट पे लड़ रही है, तो हाई कोर्ट के सिर्फ पास क्या जाएगा? क्वेश्चन ऑफ लॉ जाएगा। लॉ क्या है? इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, कि ये जो पॉइंट्स हैं उस पर लॉ अप्लाई हो रहा है, इन्फोर्स हो पा रहा है या नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के पास आप कभी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेके नहीं जाओगे। अब फैक्ट में ये नहीं है कि दो पार्टीज हैं, उनमें से ये डिसाइड करना है कि बेनामीदार कोई पर्सन है या नहीं है, वो पार्ट हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा। हाई कोर्ट के पास पार्ट जाएगा कि अगर कुछ चीज डिसाइड हो चुकी है तो उस पर लॉ कैसे अप्लाई होगा, उस पर हमें डिस्प्यूट है, तो वो पार्ट जाएगा इधर। अब यहाँ पे बोला गया है द हाई कोर्ट, वेयर द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, इट शैल फॉर्मुलेट द क्वेश्चन। ओके, अगर हाई कोर्ट को लग रहा है, देखो आपको ना क्वेश्चन ऑफ लॉ, आपको सिर्फ ये डाउट होना चाहिए कि ठीक है, अपने यहाँ पे मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, हमें हाई कोर्ट जाना है। जैसे ही आप हाई कोर्ट जाओगे, उस पॉइंट से रिलेटेड हाई कोर्ट खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करेगा और उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर सुनवाई होगी। तो अगर हाई कोर्ट को लग रहा है सब्सटैंशियल मतलब मेजर, कोई भी मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो हाई कोर्ट खुद ही उन पॉइंट्स को फ्रेम करेगा कि ये चीजें हो सकती है, इन पॉइंट्स पे अपने को सुनवाई करनी है। Subsection 4 provides that the appeal shall be heard only on questions so formulated, and respondent shall, at hearing of the appeal, be allowed to argue the case does not involve the question. अब दो पार्टीज होती है, एक तो appellant है, एक respondent है। appellant मतलब जिसने अपील की है। अब appellant ने तो ये बोला होगा ना कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो कोर्ट उसी के बेसिस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाएगा और सामने वाला रिस्पोंडेंट उसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिलेटेड आर्ग्यू कर सकता है।
करता है। आर्ग्यूमेंट क्या होगी रिस्पोंडेंट की कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एप्लेंट तभी तो गया ना कि क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। अब रिस्पोंडेंट यही बोलेगा कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो पॉइंट आपने हाई कोर्ट में फॉर्मुलेट किए हैं एज अ क्वेश्चन, उन्हीं पे सुनवाई होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट में सुनवाई नहीं होगी। Subsection 5 provide that nothing shall deemed to take away. क्या हुआ? Okay, subsection 5 provide that nothing in the subsection shall deem to take away or abridge the power of the court to hear for reason to be recorded the appeal or any other substantial question of law not formulated if it is satisfied that such case involve the question। यहाँ पे ऐसा बोला है कि ऊपर क्या पॉइंट था कि कोई भी दूसरे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हियरिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेम हुआ है उसी पे हियरिंग होगी। इस पॉइंट में बोला गया है हाई कोर्ट के पास पावर है कि ऑलरेडी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बना हुआ और हाई कोर्ट को लग रहा है उस पर सुनवाई करनी है तो हाई कोर्ट कर सकता है। तो इन दोनों पॉइंट में डिफरेंशिएशन क्या है कि रिस्पोंडेंट ना कोई नया क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्म नहीं कर सकता। कोर्ट चाहे तो वो उसको सुनवाई करनी है तो कर सकता है, अगर कोर्ट मना कर रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोर्ट उस पॉइंट पे सुनवाई करे। पॉइंट समझ आया? एक मिनट हम वापस क्लियर करते हैं। सपोज क्या है, हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इन तीन अपने क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं, इन तीनों पे अपने को सुनवाई करनी है। तो रिस्पोंडेंट सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के रिलेटेड आर्ग्यूमेंट करेगा। रिस्पोंडेंट ये नहीं बोल सकता कि एक चौथा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोर्ट आप इसको कंसीडर करो। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि कोर्ट को अगर खुद से लग रहा है कि मैंने तो 3 ही क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाए थे, एक और क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता है, तो कोर्ट खुद एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को ऐड कर सकता है, फिर इस पे सुनवाई कंटिन्यू कर सकता है। मतलब कोर्ट को आप नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन ऑफ लॉ एक और ऐड करो। कोर्ट को लग रहा है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ हमें ऐड करना है, तब कोर्ट ऐड कर सकता है। Next है subsection 6 provide that the High Court shall decide the question so formulated and deliver a judgment containing the grounds। जब भी जजमेंट या डिसीजन पास होता है उसमें रीजन भी लिखे जाते हैं, तो ग्राउंड्स भी बताए जाएंगे। हाई कोर्ट ग्राउंड्स भी बताएगा कि कौन कौन से रीजन के बेसिस पे हमने जजमेंट पास किया है। बस बाकी सारे पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए थे। तो आज के लिए ECIPL का अपना पूरा का पूरा कंटेंट फिनिश होता है। जस्ट आंसर राइटिंग के लिए एक होमवर्क है। CMSL में भी आंसर राइटिंग का होमवर्क नहीं दिया था ना मैंने? नहीं। ओके, ECIPL और CMSL दोनों लिख लो। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस। सबसे पहले ECIPL, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। एडजुडिकेशन वाला पॉइंट है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जब केस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गया वहां से केस स्टार्ट होगा। ये जो सेक्शन नंबर 26 है उसका पूरा रेफरेंस आएगा यहाँ पे। ओके, CMSL का क्वेश्चन, ये मार्क्स। ओके, एडजुडिकेशन वेट 5 मार्क्स। अब यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको ये अब समझना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट अपने कंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। CMSL, what are the powers of central government with respect to formulating rules? What are the powers of central government with respect to formulating of rules? अब अपने सैटरडे